जिंदगी है और इस एक जिंदगी में हमारे बहुत सारे सपने हैं और क्योंकि इतने सारे सपने हैं तो इन्हें पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपको ज़रूरत होती है एक फाइनेंशियल प्लान की जो आपको बताते हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। भविष्य की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है इमरजेंसी फंड, कितनी होनी चाहिए इसकी रकम और कैसे करें इसकी प्लानिंग, जानिए आज। एलआईसी के पास लावारिस पड़े हैं 20,000 करोड़ रुपए। ये 20,000 करोड़ रुपए कहीं आपके तो नहीं, बताएंगे हम। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर व्हाट्सएप करने के लिए आपको 9619873567 पर अपना सवाल भेजना होगा। चाहे तो अपना सवाल वीडियो के जरिए भी भेज सकते हैं। वीडियो पे अपना सवाल शूट कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बेहद खास शो की और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ईटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी हमारे साथ है। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं संतोष। जैसे कि अक्सर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इमरजेंसी फंड या कंटिजेंसी फंड आपका पहला कदम होता है टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको लेना होता है। लेकिन ये बात है ना संतोष, लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आई है महामारी के दौरान, जहां पर हमने देखा कि जॉब लॉसेस की खबरें आई हैं, पे कट्स हुई हैं, हेल्थ क्राइसिस की वजह से लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड को लेकर जागरूकता संतोष वो बड़ी है। तो आज हम इसी को आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं कि हर किसी को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, हर किसी के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेकिन इसकी जरूरत आपको कब और कैसे पड़ सकती है, क्यों हमें इतना महत्व देना चाहिए इमरजेंसी फंड को, बताएं। बहुत सारे रीजंस हैं कविता इसके लिए। इमरजेंसी फंड एक फंडामेंटल स्टेप है इन दी प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी भी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या कोई गोल के लिए इन्वेस्ट करें तो नॉर्मली आदमी का पैसा इक्विटी मार्केट्स में लगाया जाता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता है पैसे को तो मार्केट में उतार चढ़ाव कभी भी आ सकते हैं। तो उस उतार चढ़ाव से आदमी अपने पैसे को बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करे। सिंपली बिकॉज कभी भी आदमी का जॉब से लॉस हो सकता है या किसी की पे कट हो सकती है, जो हमने देखा कोविड के वेव 1 में। कभी कभी आदमी को कोई फाइनेंशियल मजबूरियां भी आ जाती हैं और कभी कभी हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है। तो कोई भी डिफिकल्टी जब लाइफ में आती है तो आदमी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़े और उसकी कंपाउंडिंग को ना गिराए। इसके लिए जरूरी होता है कि इमरजेंसी फंड हो जो आदमी उसको निकाल के यूज करके अपना जो डिफिकल्टी आई है उसको सॉल्व कर ले। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। बहुत बार हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में दो चीजें बोलते हैं। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। जो सबके आपने कहा कि आपके निवेश को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो अक्सर माइंडसेट देखा गया है ना लोगों का, वो इस तरह का होता है कि लोग समझते हैं कि अच्छा हम फलां जगह निवेश कर रहे हैं, फलां इंस्ट्रूमेंट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है तो ये जरूरत में काम आएगा। लोग ये नहीं समझते हैं कि जरूरत के लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी होती है, ना कि आपके पास मौजूदा पड़ा निवेश उसको तोड़ने की जरूरत होती है। जैसे कि लोग सोने को अक्सर क्राइसिस में कहते हैं कि अरे काम आ जाएगा, प्रॉपर्टी तो खैर बिकती नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि मुसीबत में काम आएगी। इसी तरह से लोग म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के पैसे को भी ऐसे ही देखते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब जरूरत पड़े तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड रह सकता है, बशर्ते आप उसको बनाएं। तो अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है ये क्या जटिल है, क्या ये आसान है संतोष?
बहुत ही आसान है कविता। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, तो बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अकाउंट में कुछ कैश मेंटेन करते हैं। उन लोगों को शायद बहुत ही आसानी से ये फंड हमेशा अवेलेबल होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खर्चों को और अपनी इनकम को मैच नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बैंक अकाउंट से अलग हट के इस फंड को बनाएं। और इसके लिए बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड फंड्स में पैसा रखना। क्योंकि अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा तो शायद आप खर्च नहीं करेंगे। अगर वो पैसा लिक्विड फंड में कहीं अलग पड़ा हुआ है तो आपकी नजर से बाहर हो जाता है और वो खर्च नहीं होता, और ये इमरजेंसी में बहुत काम आता है। लिक्विड फंड बहुत सतर्क तरीका है इमरजेंसी फंड बनाने का। और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक ओवरनाइट फंड होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स होते हैं जो आप डाल के बना सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहते अपने इमरजेंसी फंड के लिए, उन लोगों के लिए बैंक डिपॉजिट्स भी अच्छा तरीका है। लेकिन बैंक डिपॉजिट्स में अगर आप एफडी बनाते हैं तो कभी कभी आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है अगर आप उसका प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं। तो पेनल्टी से खर्च बचाने के लिए आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। कुछ कुछ लिक्विड फंड्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इंस्टेंट विड्रॉल भी कर सकते हैं 50,000 रुपए का ऑन अ डेली बेसिस। तो ऐसे में लिक्विड फंड से अच्छा तरीका मार्केट में नहीं है टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड। संतोष, संक्षिप्त में मैं चाहती हूं कि आप हमें समझाएं कि ईटी मनी किस तरह से लोगों को लिक्विड फंड में पैसे डालने की तरफ गाइड करता है और उनको किस तरह की सर्विस देता है। कविता, हमारे पास एक सर्विस है ईटी मनी स्मार्ट डिपॉजिट, जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड कोई भी कस्टमर आके अपना स्मार्ट डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर लिक्विड फंड में पैसे निवेश हो जाते हैं, और ये पैसे आप हमेशा ऐप पे कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे खासियत बात ये होती है कि हम 50,000 रुपए तक आपको इंस्टेंट विड्रॉल अलाउ करते हैं अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए जमा हो चुका है स्मार्ट डिपॉजिट में, आप एसआईपी कर सकते हैं, आप एक साथ पैसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 50,000 आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं 24/7। आप ऐप पे आएंगे और 30 सेकेंड्स के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। एंड अगर आपको पूरे पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पैसे नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सो ईटी मनी में स्मार्ट डिपॉजिट लिक्विड फंड के थ्रू चलता है, तो आप कभी भी खोल सकते हैं स्मार्ट डिपॉजिट ईटी मनी का। बिल्कुल। तो 6 से 12 महीने का जो आपका खर्च है वो आपको इकट्ठा करना है इमरजेंसी फंड के तौर पे। याद आपको एक चीज रखनी है कि जरूरत के वक्त ये पैसे तुरंत अवेलेबल होने चाहिए, यानी आपको इस जगह पे पैसे रखने चाहिए जो 24 घंटे के अंदर आपके पास आ जाए ताकि आप इसका सही इस्तेमाल कर सके। इस शो में अब आगे बढ़ेंगे अगला अहम मुद्दा जो कि निवेशकों के दिल के बहुत करीब रहता है, क्योंकि हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है और जल्दी मुनाफा कमाना चाहता है संतोष। और इसीलिए हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में ना ये जो कैटेगरी है इसमें लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो आपके हाथ भी इस तरह से जल सकते हैं कि आप वाकई कभी बाजार में आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से आपको स्मॉल कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होता है, क्योंकि जब बाजार कमजोर होता है तो चौतरफा गिरावट हम देखते हैं, लेकिन इनमें गिरावट ज्यादा होती है। लार्ज कैप के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा होती है। तो एक सीधी और सधी हुई रणनीति स्मॉल कैप में ट्रेड करने की, इन्वेस्ट करने की, अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देने की क्या होनी चाहिए संतोष? कविता, स्मॉल कैप एक्चुअली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखते हैं, जैसे आपने बताया। इसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि एक लार्ज कैप फंड से कंपेयर करें स्मॉल कैप फंड को, या लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स फंड को कंपेयर करें स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के साथ, तो आप एक चीज देखेंगे कि इनके जो रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं हम लोग, जो कि आप कोई भी 5 साल का पीरियड निकाल लीजिए 2005 से लेके 2021 तक, या कोई भी 3 साल का पीरियड निकाल लीजिए या 7 साल का पीरियड निकाल लीजिए, आप देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने दिया होगा करीबन 10, 11 से 13% तक रिटर्न, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है उन्होंने दिया होगा 10 से 12% का रिटर्न। तो आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये हमारा एक परसेप्शन है
कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं। वो रिटर्न कब देते हैं? उनमें एक मार्केट में जब भी एक बुल रन आता है, बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुल रहे होते हैं, या हर आदमी को इन्वेस्ट करना होता है, बहुत ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, तो स्मॉल कैप में रैली आती है और रिटर्न्स आ जाते हैं। तो इसी और जब आप देखेंगे इसमें जो वोलेटिलिटी आती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। सो अगर आप कोई भी 3, 5, 7 साल अवधि का अप्स एंड डाउन्स वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो 14 से 16% होती है लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स की। तो अगर आप देखेंगे रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस होगा 10 से 12, और आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी में 14 से 16 का डिफरेंस है। तो आप जो 1% एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, शायद वो 2% नुकसान भी गंवा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप स्मॉल कैप से दूर रहें, स्मॉल कैप रिटर्न्स देते हैं अच्छे। तो आपको समझना है कि आपका कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए स्मॉल कैप फंड में। अगर आप इंडिया का मार्केट, पूरा ब्रॉड मार्केट देख लें, निफ्टी 500 एक चीज जहां पर निवेशक अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड संतोष ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर एक कैटेगरी को पोर्टफोलियो में शामिल करने के बहुत सारे जरिए हैं ना। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर मुझे मल्टी कैप में मिल जाएगा, मुझे फ्लेक्सी कैप में मिल जाएगा, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आपको हमेशा इन कैटेगरीज का एक्सपोजर मिल जाएगा, प्लस आपके पास अलग से स्मॉल कैप फंड्स भी हैं। तो अगर एक पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और प्लानिंग की मैं बात करूं तो मुझे किस हद तक अपने स्मॉल कैप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और समझदारी से किस कैटेगरी के फंड को कितना एक्सपोजर देना चाहिए? सो कविता, अगर आप किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो समझना चाहते हैं तो उसके रिस्क के हिसाब से देखना पड़ेगा। कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो शायद स्मॉल कैप उसके पोर्टफोलियो का 20 से 25% भी हो सकता है। लेकिन कोई इन्वेस्टर जो कि थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहता है और शायद उसके पास 5-7 साल से के ऊपर का टाइम पीरियड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सो 10 से 15% भी काफी हो सकता है इन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के परसेंटेज के हिसाब से। तो आप अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स भी देखेंगे जो कि पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% के ऊपर स्मॉल कैप में नहीं देते हैं, क्योंकि जो रिटर्न वो एक्स्ट्रा देते हैं वो उतार चढ़ाव में खा भी जाते हैं। तो इसलिए आपको उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एक और मेथोडिकल तरीका होता है जो हम ईटी मनी में रिकमेंड करते हैं और ईटी मनी जीनियस में ऑफर भी करते हैं, जिसमें हम लोग देते हैं कि अगर मार्केट में एक तेजी है जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और मार्केट में बहुत ज्यादा बुल रन है, उस टाइम पे हम लोग स्मॉल कैप में अलोकेशन बढ़ा सकते हैं और टाइम के साथ थोड़ा घटा भी सकते हैं। अगर आप पीरियोडिक प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो की, तो शायद आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग रन में, नहीं कि सिर्फ एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में या स्मॉल कैप फंड में आपने पैसा लगाकर। तो आपको थोड़ा सतर्क और कॉन्शियसली मार्केट को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा स्मॉल कैप से। नहीं तो आप लार्ज कैप या लार्ज और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में ही इन्वेस्टेड रहें। बिल्कुल, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर हम कैटेगरी वाइज लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो पिछले 5-7 सालों में अगर देखा जाए तो किसने कितनी कमाई करके दी है और किसमें कितना रिस्क भी रहा है? खासतौर से अगर स्मॉल कैप फंड्स की मैं बात करूं तो क्या बेंचमार्क को ये आउट परफॉर्म कर पाए हैं? यस कविता, अभी अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को अलग से कंपेयर करेंगे तो लार्ज कैप फंड्स में बहुत मुश्किल हुआ है उन लोगों के लिए, उन फंड्स के लिए टू बीट निफ्टी के इंडेक्स, निफ्टी के रिटर्न्स को। लेकिन अगर आप वही चीज स्मॉल कैप में देखेंगे तो मुश्किल से 20 या 30% फंड्स होंगे जो बीट नहीं कर पा रहे होंगे बेंचमार्क को। तो स्मॉल कैप स्पेस में ऐसे हम बोलते हैं कि अभी भी अल्फा है, अभी भी फंड मैनेजर स्किल है, जो आप एक फंड, अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वही चीज लार्ज कैप में कम है। मिड कैप में अभी हो रहा है कि मिड कैप में भी मिड कैप इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड से, और बहुत
40 से 50% फंड्स ही बीट कर पा रहे हैं मिड कैप फंड्स को। तो अगर आप अपने फंड सिलेक्शन में गलत चले गए तो शायद आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिले, लेकिन वो चीज अभी तक स्मॉल कैप में उतने अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन ईटी मनी में हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो कि 10 से 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता कि फ्यूचर का विनर कौन होगा, तो इंडेक्स फंड बेटर परफॉर्म करता है, भले ही वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। चलिए, निवेश को लेके ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं जो हमें लगातार समझानी है दर्शकों को, लेकिन फिलहाल संतोष आपने समय निकाला, दर्शकों को थोड़े बहुत पहलुओं पर तमाम डिटेल से जानकारी दी है, खासतौर से इमरजेंसी फंड और स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.